बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी का आज हम लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। आसान है और पिछले लेक्चर्स के साथ काफ़ी हद तक मिलता है। अच्छा, रवायती तरीकाकार था कि रवायती तरीकाकार में जेनेटिक इंजीनियरिंग तो नहीं होती थी, हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। हाइब्रिडाइजेशन ये है कि क्रॉस किया जाता था मुख्तलिफ स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करके एक नई वैरायटी बनाई जाती थी और उस नई वैरायटी में नए डिज़ायरेबल ट्रेड्स होते थे और बाद में इस हाइब्रिड हाइब्रिड प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए उसको मल्टीप्लाई किया जाता था। बहुत सी आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती थी प्लांट्स की। तो लिहाजा आज के दौर में ये पॉसिबल है कि हाइब्रिडाइजेशन की बजाय आप डायरेक्टली डिजायर्ड जीन को ही प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपको पहले ही पता है, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें किसी फॉरेन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए एग्जिस्ट करता है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट तैयार किया जाता है कि प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर डीएनए नहीं होता और प्रोटोप्लास्ट के अंदर बाद में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फॉरेन जीन लिविंग प्रोटोप्लास्ट के अंदर फॉरेन जीन जो है इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उस प्रोटोप्लास्ट को टिश्यू कल्चर किया जाता है किसी भी कल्चर मीडियम के ऊपर। इसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। या तो इलेक्ट्रिक गन भी यूटिलाइज की जा सकती है या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस भी यूज की जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक पोर्स डेवलप करने के लिए। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस आर देन यूज टू क्रिएट पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि उसके अंदर जो है एक्सटर्नल डीएनए या जीन्स एंटर हो सके। अच्छा, ये जो सबसे पहले जो तरीका जिस काम के लिए अपनाया गया था वो टोबैको प्लांट्स थे, टोबैको प्रोटोप्लास्ट के ऊपर। टोबैको प्रोटोप्लास्ट में एक एंजाइम होता है लूसीफरेज एंजाइम। लूसीफरेज एंजाइम के जीन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे अडल्ट प्लांट्स के अंदर और जब उससे कुछ जो प्लांट्स बने तो उन प्लांट्स ने लूसीफेरिन प्रोटीन बनानी शुरू कर दी। सॉरी, उस प्लांट्स ने लूसीफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। टोबैको प्लांट्स जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ पौधा है, इसमें लूसीफरेज एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब इस पौधे के ऊपर लूसीफेरिन एक सबस्ट्रेट है लूसीफरेज एंजाइम का, जब इस पौधे के ऊपर लूसीफेरिन का सबस्ट्रेट जो है इसके ऊपर स्प्रे किया गया तो इसको देखा गया फिल्टर में। तो ये इसका इस तरह से समझ आया कि वो ग्लो कर रहा था पौधा। लूसीफरेज एंजाइम ने लूसीफेरिन की ब्रेकडाउन की और इससे एक ग्लोइंग एक्टिविटी शो हुई। तो इससे ये पता चलता है कि सक्सेसफुली इसमें जीन ट्रांसफर हो चुका था। ये तो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन टोबैको में तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से अनाज वाले जो फसलें हैं जैसा कि वीट है, कॉर्न है, वीट कॉर्न की प्रोटोप्लास्ट प्रोडक्शन जो है ये ज़्यादा मुमकिन नहीं थी। इससे इनफर्टाइल प्लांट्स पैदा हो रहे थे। इससे इनफर्टाइल प्लांट्स यानी कि वो प्लांट जो आगे नई नस्ल पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। तो ये एक प्रॉब्लम था इसका, जीन ट्रांसफर का। तो इसको ओवरकम करने के लिए कि किसी तरीके से इंटैक्ट डीएनए या इंटैक्ट जीन को सेल वॉल के थ्रू प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इसके लिए और स्ट्रेटजीज अडोप्ट की जानी थी। तो इसके लिए जो और स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवाई गई वो है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि फसलों में ट्यूमर्स पैदा करता है, पौधों में ट्यूमर गाल्स पैदा करता है। तो जो फॉरेन डीएनए होता है इसको प्लाज्मिड के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और प्लाज्मिड के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसको एग्रोबैक्टीरियम में इन्फेक्शन पैदा की जाती है। एग्रोबैक्टीरियम को पहले इन्फेक्टेड करवाया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जब
रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम बन जाता है इन्फेक्शन के बाद। इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम को पौधों के ऊपर इन्फेक्शन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक तरीकाकार है कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने में मदद देता है। 1987 में जॉन सी सैनफोर्ड और थिएडर एम क्लिन कॉर्नल यूनिवर्सिटी ने एक और मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें कैलस टिश्यू के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता था। उन्होंने एक पार्टिकल गन डिजाइन की। पार्टिकल गन जो है ये डीएनए कोटेड माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स होते हैं। मेटल्स के छोटे छोटे स्फेरिकल टाइप डीएनए कोटेड पार्टिकल्स होते हैं। उनको हाई स्पीड इलेक्ट्रिक वोल्टेज की मदद से उनको बम्बार्ड किया जाता है और ये इलेक्ट्रिक बम्बार्डमेंट की वजह से ये जो मेटल पार्टिकल्स हैं ये सीधे जाके न्यूक्लियस के अंदर अटैक करते हैं। जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाके अटैक करते हैं तो इनके न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स हैं वो उतर जाते हैं और पार्टिकल्स उतरने के बाद जो इलेक्ट्रिक जो डीएनए है वो होस्ट क्रोमोसोम्स का पार्ट बन जाता है। होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं और वहां पर जाके ये अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं, नॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं जिससे रिकॉम्बिनेंट प्लांट जनरेट होते हैं। इस तरह ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप किए जाते हैं उससे नया पौधा तैयार किया जाता है और इससे जो है ना सक्सेसफुली कॉर्न और वीट की वैरायटीज जो है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग की जा चुकी हैं जो कि फर्टाइल होती हैं और नई नस्ल भी आगे पैदा कर सकती हैं। बहरहाल ये जो आपके सिलेबस के टॉपिक है ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बहरहाल आसान है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या एमसीक्यूज बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी कम है, वो भी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक। तो इसमें कोई खास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको भी आपने इसको बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेना, इतना ही लें जितना इसके ऊपर से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज का जो लेक्चर था ये लास्ट लेसन था बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में से। तो किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो